शादी के बाद से कविता का पति जब भी ऑफिस से आता तो उसके लिए हर रोज़ रसमलाई लेकर आता और कविता वह रसमलाई खाकर बहुत गहरी नींद में सो जाती। लेकिन जब वो सुबह उठती तो उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता। एक दिन यह राज जानने के लिए कविता ने रसमलाई नहीं खाई तो उस रात वो अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ कविता 22 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की है। वो जब कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उसे आकाश से प्यार हो गया था। आकाश इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत कुछ सालों पहले ही हो चुका था और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। जब कविता का कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए कई लड़के देखने लगे, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। उसने आकाश को जब यह बात बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ तुम्हारे पापा से मांग लूं। कविता ने कहा, ठीक है, मैं आज ही पापा से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। जब शाम को उसके पापा घर आए तो कविता ने उन्हें अपने और आकाश के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्सा होने लगे, क्योंकि उसके पापा को लव मैरिज पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। मैं तुम्हारे लिए आकाश से कई बेहतर लड़का देखूंगा जो वेल सेटल्ड होगा और दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। कविता ने पापा से कहा कि मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ और आकाश के सिवा मैं किसी भी लड़के को अपना पति नहीं मान सकती। कविता के पापा ने कहा कि तुम अभी नादान हो। लव मैरिज के बहुत बुरे परिणाम होते हैं। तुम अभी जिसे प्यार समझ रही हो वह धोखा भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर यह शादी करो तो बाद में बहुत पछतावा हो। लव मैरिज वाले लड़कों का कोई भी भरोसा नहीं होता। आज वह तुमसे प्यार कर रहे हैं तो कल किसी और को पसंद करने लगेंगे। कविता ने कहा, पापा, मेरा आकाश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और मुझे ही अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन कविता के पापा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उसने फ़ोन करके आकाश को सब कुछ बता दिया कि पापा हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अगले दिन आकाश कविता के घर आ गया और उसने सामने से आकर उसका हाथ उसके पापा से मांग लिया। पापा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब आकाश अपनी जिद पर अड़ गया और कहा कि वह कविता को बहुत खुश रखेगा तो पापा बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कविता की शादी तुमसे तभी करूँगा जब तुम कोई अच्छी नौकरी करने लगोगे। आकाश ने कविता के पापा की यह शर्त मंजूर कर ली। कविता अब बहुत खुश थी, क्योंकि कम से कम अब आकाश की नौकरी लगने के बाद वो आकाश से शादी कर सकती थी। कविता ने अपने पापा को खुशी के मारे गले से लगा लिया और उन्हें थैंक यू कहा कि उन्होंने उसका और आकाश का रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन कविता के पापा उसे बोले, मैंने तुम्हारा यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और जिद के लिए अपनाया है, लेकिन मैं अभी भी इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी लव मैरिज करा रहा हूँ। कविता, मेरी यह बात हमेशा याद रखना बेटा कि लव मैरिज भरोसेमंद नहीं होती है। आने वाले समय में अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी और कोई भी नहीं। कविता ने अपने पापा से कहा, आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे आकाश पर पूरा भरोसा है। उससे शादी करने के लिए आकाश ने नौकरी ढूंढने के प्रयास और तेज कर दिए। उसकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाई और उसे दूसरे शहर में बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी बहुत धूमधाम से हो गई।
और कविता उस शहर में जहां आकाश नौकरी करता था उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए आ गई। वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी क्योंकि वो जिसे चाहती थी आज वो उसकी पत्नी थी और उसके साथ खुशी खुशी जीवन जी रही थी। 1 महीने बाद ही कविता पेट से हो गई। अब तो वो और भी ज़्यादा खुश थी, लेकिन ना जाने कैसे उसकी खुशियों को नज़र लग गई और पता नहीं कैसे उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उसे छोड़कर चला गया। जब कविता ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसके शरीर में किसी तरह की कुछ कमजोरियां बताईं जिसकी वजह से उसका बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कविता को कुछ दवाइयां दी लेकिन वो बचपन से ही गोलियां खाने से बहुत डरती थी। उसने आकाश को साफ मना कर दिया कि वो कोई भी गोली नहीं खाएगी, दवाई की जगह वो हरी सब्जियां खा लेगी। उसके अलावा वो जूस पी लेगी। वो अपनी हेल्थ को ऐसे ही सुधार लेगी, लेकिन वो कोई भी दवाई नहीं खाएगी। आकाश कविता से प्यार करता था, इसलिए उसने उस पर दवाई खाने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला। उसे मीठा खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वह उसके लिए हर रोज़ ऑफिस से आते वक्त रसमलाई लेकर आता था। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब सी थी, रसमलाई खाते ही कविता को ना जाने क्यों बहुत गहरी नींद आ जाती थी और पूरी रात जरा सा भी होश नहीं रहता था। सीधा सुबह ही उसकी आंख खुलती थी, लेकिन जब वो सुबह उठती तो उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द होता था। शुरू में तो वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसे ऐसा लगने लगा कि शायद रसमलाई खाने के बाद ही उसे होश नहीं रहता है। लेकिन रसमलाई तो आकाश ही लेकर आता था, तो फिर कविता उस पर शक कैसे कर सकती थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि एक दिन मैं रसमलाई खाती ही नहीं हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या तब भी मुझे इतनी ही गहरी नींद आती है और बॉडी पेन होता है। उसी रात आकाश जब रसमलाई लेकर आया तो कविता ने चुपके से रसमलाई फेंक दी और आकाश को ऐसे दिखाया जैसे उसने रसमलाई खा ली हो और तुरंत ही बिस्तर पर जाकर आंख बंद करके लेट गई। करीब 1 घंटे के बाद जैसे ही 12 बजे वैसे ही आकाश धीरे से बिस्तर से उठा। उसे यह चीज़ पहले थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि उसने बिस्तर से उठते ही बाहर पहनने वाले कपड़े पहन लिए। फिर उसने धीरे से कुछ उठाकर हाथ में पकड़ लिया और वह घर के बाहर निकल गया। कविता यह देखकर दंग रह गई कि अनुराग इतनी रात को घर के बाहर कहाँ जा रहा है। उससे रहा ना गया, वो भी तुरंत ही आधी रात को चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद आकाश एक घर के सामने पहुंचा। उसने बहुत धीरे से दरवाजे पर नॉक किया और तभी दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत 24-25 साल की औरत बाहर आई जो दिखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। वह आकाश को देखकर मुस्कुराई और आकाश उसके साथ अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। यह देखकर कविता के तो होश ही उड़ गए। वो बदहवासी वापस घर लौट आई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश उसके साथ यह सब क्यों कर रहा है। इसका मतलब जब से उसकी शादी हुई है तभी से आकाश हर रोज़ रात को उसे रसमलाई खिलाकर बेहोश कर देता था और खुद उस औरत के साथ मज़े करता था। अब कविता को अपने पापा के कहे हुए वह शब्द याद आने लगे। उन्होंने उससे कहा था कि लव मैरिज भरोसेमंद नहीं होती है। जो आज तुमसे प्यार कर रहा है वो कल किसी और से भी करने लगेगा। लेकिन उस वक्त आकाश पर अंधविश्वास करके उसने उनकी बातों को गलत बता दिया था। लेकिन आज जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उनका कहा हुआ एक एक शब्द उसे सच्चा लग रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपने पापा की बात ना मान के जीवन की सबसे बड़ी गलती की है।
कविता बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन अपने दुख को वो किसी से बांट भी नहीं सकती थी। अपने मम्मी पापा को भी वो इस बारे में अब नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने यह शादी अपनी जिद पर करी थी और अगर अब वो बताती तो वो ही गलत साबित हो जाती, क्योंकि उसका यह शादी करने का फैसला सही होगा इसकी जिम्मेदारी उसने खुद पर ही ली थी। उस रात वो रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आकाश उसके बगल में बिस्तर पर सो रहा था। वो उठकर घर के बाकी के काम करने लगी और वह जब उठा तो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वह उससे बहुत प्यार करता है। अगले दिन आकाश कविता के लिए फिर से रसमलाई लेकर आया और उसने उस दिन भी चुपके से रसमलाई को फेंक दिया और ऐसे नाटक किया जैसे उसे बहुत तेज नींद आ रही है। जैसे ही 12 बजे आकाश फिर से अपने हाथ में कुछ लेकर चुपके से घर से बाहर निकल गया। वो भी उसके पीछे पीछे गई और आज फिर उसी खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला और दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब तो उसके बर्दाश्त की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसका खून बुरी तरह से खौल रहा था, क्योंकि आकाश उसे धोखा दे रहा था और उसकी पीठ के पीछे किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता जोड़ रहा था। वो तुरंत ही गुस्से में उस घर के बाहर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा आकाश ने खोला। उसने जैसे ही कविता को सामने देखा, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। आकाश को देखते ही कविता का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने खींचकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा और उससे कहा, धोखेबाज, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पापा का दिल दुखाया और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर भी मैंने तुमसे शादी की और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम इतने सालों से मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करते रहे और मेरी पीठ के पीछे रोज मुझे बेहोश करके इस औरत के साथ यहाँ मजे मार रहे हो। आकाश बोला, कविता, तुम गलत समझ रही हो। उसने कहा, गलत तो मैं तुम्हें आज तक समझ रही थी, आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अगर मैं वह रसमलाई रोज खाती रहती तो तुम मुझे आगे भी बेवकूफ़ बनाते रहते और यहाँ पर इस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहते। कविता अभी बोल ही रही थी कि तभी अंदर के कमरे से दो छोटे छोटे बच्चे हाथ में खिलौने लेकर बाहर निकले। उन बच्चों को देखकर तो कविता के होश ही उड़ गए। उसने कहा, इसका मतलब तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुमने तो धोखा देने की सारी हदें ही पार कर दी। इसीलिए जब मेरा बच्चा गिर गया उसके बाद भी तुमने मुझसे दवा खाने की कोई जिद नहीं की, क्योंकि तुम्हारे तो 2 बच्चे पहले से ही हैं, तो तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत है। तभी वह औरत कविता के ऊपर जोर से चिल्लाई, बोली, बस करिए आप, अब बहुत हो चुका है। मैं इस नेक इंसान पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद उस औरत ने कविता को जो कुछ भी बताया वो तो दंग ही रह गई। वह बोली, मेरे पति आकाश के ऑफिस में काम करते थे और आकाश के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले महीने मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया जिससे उनका देहांत हो गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने इन 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। जब मेरी किसी ने भी मदद नहीं की तो आकाश भैया ने मेरी मदद की। उन्होंने सिर्फ मेरे सर पर छत ही नहीं दी, बल्कि खाने को रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए। लेकिन क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि एक औरत और आदमी के रिश्ते को हमेशा गलत नज़र से ही देखती है, इसीलिए वह दिन के उजाले में आकर कभी भी हमारी मदद नहीं करते थे। उन्हें इस रात के अंधेरे में ही हमारी मदद करने के लिए यहाँ आना पड़ता था। ये उनकी मजबूरी है और देखिए, आज जब आपने भी उन्हें मेरे साथ देखा तो कितना गलत समझ लिया। आकाश तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। उस औरत की बातें सुनकर कविता की आंखों से आंसू आ गए। वो जिस इंसान को इतना गलत समझ रही थी वह तो बहुत ही
नेक निकला। उसने आकाश के आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन आकाश ने उसे गले से लगा लिया। वह बोला, कोई बात नहीं कविता, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी तुम्हें गलत समझता, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका ऐसा ही होता है। उसके बाद वो दोनों घर लौट आए, लेकिन फिर कविता ने आकाश से कहा कि आप जब भी मुझे रसमलाई खाने को देते थे, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती थी। तो वह बोले कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहता था, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह से हेल्दी नहीं होती तब तक हमें बच्चा नहीं हो सकता था, और दवा खाने के लिए तो तुम तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैंने यह आइडिया निकाला, मैं तुम्हें जो भी दवाई है वह रसमलाई में मिलाकर खिलाता रहूँगा, जिससे तुम दवा भी खा लोगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह दवाइयाँ काफ़ी हैवी डोज की और गर्म हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी गहरी नींद आ जाती थी और इसीलिए तुम्हें थोड़ा बॉडी पेन भी रहता था। अब तो कविता को खुद पर और भी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने आकाश के बारे में न जाने क्या क्या सोचा और कितना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन वह उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए वह कैसी कैसी चीज़ें कर रहा था। आकाश तो ना सिर्फ मुझसे प्यार करता है, बल्कि वह एक अच्छा इंसान है। कविता सोचने लगी कि आकाश सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि वह एक अच्छा इंसान है जो किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए भी हर हाल में तैयार रहता है। कविता ने आकाश से कहा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक संतान का सुख दूंगी और अब मैं दवा खाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसे गले से लगा लिया। कविता ने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। कविता के पिता को अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, कविता तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें आकाश जैसा पति मिला। तुम्हारी पसंद वाकई में बहुत सही है। मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। कुछ हफ्तों के बाद कविता ने उस औरत को एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी दिलवा दी, ताकि उसे अपना घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। शक जैसी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसीलिए बिना पूरी बात जाने हमें कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।